हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, जो टॉपिक लेके आए हैं, वह है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, ये लॉ क्या है, ये लॉ क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। इसके पहले के वीडियोज में आपने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और आपने देखा कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, इस लॉ के द्वारा इस बात को हम जानेंगे। सबसे पहले कूलाम्स ने दिया। कूलाम्स ने 1785 में एक्सपेरिमेंट किया। वह इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा कूलाम्स ने अपना लॉ दिया, उसका नाम है टॉरिजन बैलेंस। टॉरिजन बैलेंस की सहायता से दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स को निकाला कूलाम्स ने। अब कूलाम्स लॉ कहता क्या है कि लेट अस सपोज दैट, मान लिया देयर आर टू चार्जेज, these are 2 point charges Q1 and Q2। ये दो पॉइंट चार्जेज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R। ये चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मीन्स जो ये डिस्टेंस आपने चुना है R, इसके कंपेयर में चार्ज की वैल्यू बहुत स्मॉल है। यहाँ पॉइंट चार्जेस का मतलब यह जानिए कि दोनों चार्जेस बहुत छोटे हैं, और दूसरी बात दोनों रेस्ट में है। देयर आर टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस R। दो पॉइंट चार्जेस हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the electrostatic force between two directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between them। यह है कूलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, दो चार्जेज जब रेस्ट पे हो उनके बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज। ये पहली बात हो गई, दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये पहली बात हो गई। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दूसरी बात, ये पहली बात हो गई और ये दूसरी बात हो गई। अब इन दोनों को एक में कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसा आप जानते हैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट यूज किया जाएगा। K, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है K, where K is a proportional constant। ये स्मॉल के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इस तरह से इस कांस्टेंट का और क्या नाम है, विच आल्सो कॉल्ड कूलॉम्स कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ के क्या है, के ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज आल्सो कॉल्ड कूलॉम्स कांस्टेंट। के को और क्या कहेंगे, कूलॉम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर, ये लॉ है, ये फॉर्मूला, ये। अब के की वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं होती है, के की वैल्यू डिपेंड करती है। अब के की वैल्यू क्या होगी, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ के, स्मॉल के जो कूलॉम्स कांस्टेंट था, तो कूलॉम्स कांस्टेंट की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन the medium between both charges and the units
चूजें। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पहली बात, दोनों चार्जेज के बीच में, ये Q1 था, ये Q2 था, AR, दोनों चार्जेज के बीच में मीडियम क्या है? बीच में मीडियम माने व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? उन दोनों चार्जेज को किस मीडियम में रखा गया? दोनों के बीच में मीडियम ऑयल हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो, दोनों के बीच मीडियम पे ये के की वैल्यू डिपेंड करती है, और फोर्स की वैल्यू भी डिपेंड करती है मीडियम पर, पहली बात। और दूसरी बात, जो फार्मूला आपने लिखा, यहाँ एफ की क्या यूनिट आपने लिया है? Q1 Q2 R स्क्वायर की यूनिट आपने क्या चुना है? इन दो बातों पे डिपेंड करता है। अब उसमें पहली बात, इफ मीडियम इज एयर ऑब्लिक वैक्यूम एंड यूनिट इज SI। अगर दोनों चार्जेज के बीच के मीडियम को हमने एयर या वैक्यूम चुना है और जो यूनिट्स चुना है वो SI यूनिट है, तब K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कूलाम न्यूटन, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब के की यूनिट क्या लिखेंगे? R को यहाँ ट्रांसफर करेंगे FR स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। किसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई? के। कब? जब मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो। अब ये चीज आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के इक्वल ही लिखते हैं। जब अब ये नया कांस्टेंट आपके सामने आ गया यहाँ, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये नया कांस्टेंट है और के की वैल्यू न्यू टर्म में लिखा गया। इस तरह से कूलाम्स लॉ और क्या हो सकता है? देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जब भी आप मीडियम SI यूनिट में हो और वैक्यूम या एयर हो, तो आप के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। के की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? के का वैल्यू क्या है? के क्या है? ये बात है। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट, अब नया कांस्टेंट आपके सामने आ गया एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी परमिटिविटी क्या है? अभी आगे हम आपको समझाएंगे। ये न्यू कांस्टेंट है, इसके बारे में इसका डेफिनेशन क्या है और क्या है, सब इसको हम बताएंगे आपको अभी आगे। तो ये पहली बात आ गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा इतने का, इतने की पूरी वैल्यू इतना है, और यूनिट ये चुनेंगे आप लोग, या के की वैल्यू इतना है और यूनिट इतना चुनेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस और एयर दोनों के लिए लेते हैं, मतलब वैक्यूम हो या एयर, दोनों के लिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात,
if both if medium is any dielectric like oil, water, पेपर, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स कोई इंसुलेटर हो, जैसे ऑयल है, वाटर है, पेपर है, अगर यह सब हो इन दोनों के बीच का मीडियम, तब K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल। ये देखिए न्यू कांस्टेंट कैपिटल के लिए। फिर व्हाट इज कैपिटल के? यहां कैपिटल के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये नया कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पे कांस्टेंट आपके सामने नए जुड़ रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। जब दोनों के बीच मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब वैक्यूम ना हो, कोई मीडियम हो, दोनों के बीच में कोई मीडियम हो, तब के की जगह पे क्या लिखेंगे? ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहां के क्या है? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। किस मीडियम? जो दोनों चार्जेस के बीच में फील्ड है, जैसे यहाँ लिख दिया ऑयल, वाटर, पेपर, ग्लास, माइका, ईटीसी। अब के की वैल्यू, इसके बारे में भी अभी हम आगे आपको डिटेल समझाएंगे। एप्सिलॉन क्या है, के क्या है, सारी बातें अब इनकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। के की जो वैल्यू होती है के बराबर 1, ये वैक्यूम के लिए, और एयर के लिए भी, अगर एयर है, ये वैक्यूम है, के बराबर 1.0059 फॉर एयर। एयर के लिए के की वैल्यू 1.0059 होती है, लेकिन सुविधा के लिए उसे भी 1 मान लेते हैं। सुविधा के लिए वैक्यूम और एयर दोनों की वैल्यू को, के की वैल्यू दोनों के लिए 1 मानते हैं। बाकी अगर मेटल है तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और वाटर के लिए 80। के की वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होगी। कुछ समझ लिख दिया हमने, जैसे वैक्यूम है, एयर है, मेटल है, मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। वाटर है, के की वैल्यू 80 होती है पानी के लिए। ये क्लियर हो गया आपको? इस तरह से आपके सामने दो कांस्टेंट आ गए। के को सुविधा के लिए इस रूप में लिखते हैं या इस रूप में लिखते हैं, दोनों दशाओं में। अगर वह वैक्यूम या एयर में होगा तो यह लिखेंगे के की जगह पे, और अगर कोई मीडियम होगा तो यह। इस प्रकार से नोट कर लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं आगे। नोट डाउन। इस प्रकार से कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला है, अब दो तरह से आप लिखेंगे। देखिए, हम सारे तरह से लिख के दिखाते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये पहले। अगर के की जगह पे ठीक, अगर दोनों चार्जेज के बीच का मीडियम एयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरह से भी इसे लिख सकेंगे, जहां के और n 1/एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ और अगर कुछ और मीडियम है
जैसे पेपर है, ऑयल है, माइका है, समथिंग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तब F इक्वल टू 1/4 पाई के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से आप ये फार्मूला कूलाम्स लॉ का देख लिया। कूलाम्स लॉ क्या है, अब हम अभी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के सबके बारे में आपको डिटेल बता देंगे। अब सबसे पहले कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले तो ग्राफ देखिए। अगर हम F और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के, तो फोर्स और इस एक्सिस पर अगर आप डिस्टेंस लेते हैं, इस एक्सिस पर फोर्स लेते हैं मीटर, अगर इस एक्सिस पर हम फोर्स को लेते हैं और इस पर डिस्टेंस को, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, कर्व इस प्रकार का कर्व आएगा, ये कर्व यानी कूलाम्ब फोर्स दोनों चार्जेज के बीच, डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। अब कुछ फैक्ट्स कूलाम्स लॉ के बारे में, किन किन दशाओं में यह वैलिड है, किन किन दशाओं में, या इसके बारे में कुछ और बातें। नंबर 1, पहली बात, इट इज वैलिड फॉर चार्जेज, पॉइंट चार्जेज। पहली बात, चार्जेज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेज होने चाहिए, एंड एट रेस्ट, चार्जेज रेस्ट पे होने चाहिए, ये पहली बात। अगर चार्जेज मोशन में है तो, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, लेकिन अगर मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। इसलिए कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्जेज के लिए सत्य है और चार्जेज एट रेस्ट। It is true for point charges at rest। ये पहली बात हो गई। चार्जेज पॉइंट चार्ज होने चाहिए और किस पर होने चाहिए, रेस्ट पर होने चाहिए। दूसरी बात, इस लॉ को थ्योरेटिकली स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, दिस इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। Coulomb's law is an experimental law। It cannot prove theoretically। यह एक प्रैक्टिकल लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, और इसे थियोरेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। नंबर 3, इट होल्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। लाइक ग्रेविटेशन में आपने देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन R स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ के तरह ही यह भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। यह डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात, इट इज ए सेंट्रल फोर्स and conservative in nature। सेंट्रल फोर्स माने जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यह एक चार्ज से दूसरे चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी। पहली बात, यानी पहले चार्ज से
अरे फोर्स लगा, एफ है तो एफ वेक्टर क्वांटिटी है, एफ में मैग्नीट्यूड, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन पहले चार्ज से दूसरे चार्ज को मिलाने वाली लाइन के एलांग होगा। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी हो, लेकिन वह उस एक लाइन के एलांग काम करेगा। और कंजर्वेटिव इन नेचर, यह कंजर्वेटिव होता है नेचर में। कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस आपने देखा है कौन कौन से हैं? इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स हैं। मीन्स अगर इन फोर्सेस के अगेंस्ट कोई वर्क आप करेंगे तो वह वर्क उस सिस्टम में कंजर्व हो जाएगा, और ज्यों ही फोर्स लगाना बंद करेंगे और उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वह कंजर्व होता है। जैसे आप किसी बॉडी को जमीन से ऊपर उठाइए, मार्कर है, आप अर्थ से ऊपर उठाइए तो आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जब इसे छोड़ेंगे मार्कर को, नीचे आएगा। मीन्स जो वर्क आपने उसे दिया वह आपको वापस मिलेगा। इसलिए किस नेचर का फोर्स है? कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। और बस नोट कर लीजिए टॉपिक को। अब कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको कांस्टेंट्स बता दिए थे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं कर देता हूं। फिर इस फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से हम कंपैरिजन आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी वैल्यू 1/4πε0 की डायरेक्ट वैल्यू कितना आप रखेंगे? 9 × 10⁹ यूनिट इसकी क्या चुनेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसके बारे में हो गया। अकेले अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर देखेंगे, किसका? के का या इतना पूरा 1/4πε0 का ये इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है। और डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखेंगे, ये पूरा इतने का डायमेंशनल फार्मूला है। ml³ T⁻⁻4 A⁻⁻²। अब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 की न्यूमेरिक वैल्यू 8.85 × 10⁻12। एप्सिलॉन 0 की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। यूनिट इसकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसका ये पूरा के की वैल्यू 1/4πε0, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। और एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक, अकेले एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब
अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है तो इसी से निकाला गया है, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। अब 4 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹9। अब पाई की वैल्यू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9। अब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको। अगर इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह से आपने कूलाम्स लॉ के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब हम आगे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, डेफिनेशन उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ये वैल्यूज दिमाग में रखिएगा, लर्न रखिएगा। ये सब लर्निंग, ये यूनिट्स या वैल्यू क्वेश्चन लगाते समय आपको याद होने चाहिए। हालांकि जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो वैल्यूज अपने आप याद हो जाती हैं, फिर भी आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मतलब, अगर ये दो चार्जेज हैं, एयर या वैक्यूम में आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, एयर या वैक्यूम में एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अब इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है, इनके बीच, चाहे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे। तो एफ एयर कोई फोर्स लग रहा है, फिर पूरे सेटअप को एज इट इज आपने उठाया और किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डुबो दिया, यानी इसके बीच का मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, ऑयल, वाटर, समथिंग। तो उस समय जो फोर्स लगा वह यह मीडियम। अब फोर्स की वैल्यू वेरी कर जाएगी। अगर यह मीडियम आपने चेंज किया तो जाहिर सी बात है फोर्स की, आगे पीछे आपको वीडियो में हमने चर्चा ही किया है, फोर्स की वैल्यू क्या कर जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इन्हीं दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का कहते हैं, यानी के इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। के की वैल्यू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। अब क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेज इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। यानी के इक्वल टू एफ एयर वैक्यूम भी कह सकते हैं अपॉन एफ मीडियम। आप उसे वैक्यूम, इस तरह से यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के की डेफिनेशन क्लियर हो गई, मीन्स द रेशियो ऑफ force between two charges in air or vacuum to the force acting between both charges in the medium. This is the dielectric constant of the medium. अब साइरन क्या है, परमिटिविटी। The word permittivity came from the word permit.
किससे आया है? परमिट मीन्स अलाउ करना, आज्ञा देना। कैसे कोई मीडियम दो चार्जेज को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए अलाउ कर रहा है, अट्रैक्ट करने के लिए, रिपेल करने के लिए। अलाउ करना माने अरे दो तरह से अलाउ होता है। आपने कहा दरवाजे पे आके मैं आई कम इन सर, अब अलाउ दो तरह का हुआ, नो यस, यस हुआ तब भी, नो हुआ तब भी, अट्रैक्ट हुआ तब भी और रिपेल हुआ तब भी। यानी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि रिपल्सन लग रहा है, इससे नहीं मतलब है। किस प्रकार से, अब आपने एक मीडियम में दोनों चार्जेस को रख दिया तो कुछ फोर्स लगा। अब किसी दूसरे मीडियम में जब ले गए तो अब जब या एयर या वैक्यूम में आपने चार्जेस को रख दिया, अब यहां से उठा के आप किसी दूसरे मीडियम में चार्जेस को रख रहे हो, तो वह मीडियम फोर्स को की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कैसे अलाउ कर रहा है, इसे बताने वाली क्वांटिटी को क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। क्लियर बात? ओके स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट वीडियो में अन्य बातों को जानेंगे।